हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। उम्मीद करते हैं कि आप मज़े में होंगे, बढ़िया से आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। और इस जो है एसपी क्लासेस में आपका ढेर सारा शुभकामना। इसी क्रम में देखते हैं ये कक्षा 10 विषय गणित त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 का हम लोग पिछले वीडियो में 9 सवाल तक कर लिए थे। अब हम लोगों को जो है क्वेश्चन नंबर 10 से जो है बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 से देखना है कि कैसे इसको लगाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है सवाल। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, यानी हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका कोण क्यू समकोण है, माने 90 अंश है। दिया है प्रश्न में पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो किसका मान निकालना है? साइन पी कामा कॉस पी और टेन पी का मान बताना है। तो देखें कैसे इसको लगाएंगे। कह रहा है कि सबसे पहले जो दिया है उसको पहले मैं लिख लेता हूं। तो क्या दिया है देखें, दिया है, यहां लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? दिया है कि, दिया है क्या दिया है? पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर ये दिया है। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। ये जो दिया है इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अभी आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। और भी क्या दिया है? तथा तथा पी क्यू बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। अब सवाल में कह रहा है, अब शुरू से सवाल पढ़ते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो देखें एक समकोण त्रिभुज बनाएं। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, इसी पे हमें काम करना है। एक समकोण त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम क्या है? पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, यानी क्यू पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, माने ये कोण 90 अंश है। अब यहाँ P लिख दो और यहाँ पर क्या लिख दो? R लिख दो। यानी एक एंगल जो दिया है ये 90 डिग्री है। सवाल कह रहा है एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, माने Q पर 90 अंश का कोण बनेगा। यहाँ P लिखेंगे, यहाँ पर R लिखेंगे। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q क्या है? समकोण है, यानी Q पर 90 अंश का कोण बना है। दिया है पी आर, पी आर मीन्स देखें चित्र को, पी आर, पी से आर, ये पी आर भुजा है। तो पी आर प्लस क्यू आर, प्लस क्यू आर ये बराबर 25 दिया है, 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। और पी क्यू, पी से क्यू, पी क्यू का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू का मान दिया है, देखो पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख दो। ये पी क्यू का मान है 5 सेंटीमीटर। चलो क्या करेंगे? कह रहा है कि साइन पी का मान निकालो। साइन पी माने ये एंगल लेंगे, एंगल पी, साइन पी। कॉस पी निकालना है, यही एंगल लेंगे। और टेन पी निकालना है, ये एंगल लेंगे। तो सबसे पहले अब आप देखते होंगे कि इस समकोण त्रिभुज में हम आपको बार बार बताए हैं कि समकोण त्रिभुज में 3 चीज होता है। क्या क्या? लंब, कर्ण और आधार। कैसे पता करते हैं? 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। ये फिक्स है। 90 अंश के, देखो 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण।
90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो पी आर क्या है? कर्ण। पी आर भुजा कर्ण हो गया। अब यहाँ देखो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ में कोण कौन सा है? पी। यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है। तो इसका मतलब कि इस समकोण त्रिभुज में हमें कौन सा कोण लेना है? पी। तो जो कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब। उसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब। तो क्यू आर जो भुजा है, ये क्यू आर भुजा क्या कहलाएगा? लंब। 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। जो कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब। तो ये कर्ण भुजा हो गया पी आर, ये लंब भुजा हो गया। तो ये जो बचा है इसको हम क्या कहेंगे? आधार। इसको हम क्या कहेंगे? आधार। अब सबसे पहले इसी में पाइथागोरस का प्रमेय लगाओ। क्यों? ना तो मुझे कर्ण का मान पता है, ना तो मुझे लंब का मान पता है। हाँ, ये जरूर पता है कि जब कर्ण में लंब को जोड़ते हैं, अर्थात पी आर में जब क्यू आर को जोड़ते हैं तो टोटल 25 सेंटीमीटर दिया है, और पी क्यू भुजा की लंबाई कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो इसी में समकोण त्रिभुज लगाओ, पाइथागोरस का प्रमेय इसी में लगाओ। तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर कितना दिया है? 90 अंश। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 अंश। इसी में पाइथागोरस का प्रमेय लगाओ, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएं। पाइथागोरस प्रमेय से, इसी में पाइथागोरस का प्रमेय लगाएं। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? कई बार बता चुके हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है बाबू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये जो है प्रमेय हम लोग पिछले वीडियो में भी आप जाने थे कि पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए मान रखिए कर्ण, तो कर्ण वाले भुजा का नाम क्या है? पहले नाम लिखिए। तो कर्ण है पी आर, तो कर्ण के जगह पे लिख देंगे पी आर। तो पी आर का स्क्वायर बना दो बराबर पी आर का स्क्वायर बनाओ लंब का स्क्वायर। तो लंब वाला भुजा कौन है? क्यू आर। तो लंब वाला भुजा क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर बनाओ प्लस आधार का स्क्वायर। आधार वाला भुजा कौन है? पी क्यू। तो यहाँ पी क्यू का स्क्वायर बनाओ। अभी सब भुजा का नाम लिखा हूं। कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। जिसका जिसका मान पता है उसको उसका मान रखो। तो क्या पी आर का मान पता है? नहीं। तो पी आर का स्क्वायर ऐसे उतार दो, पी आर का स्क्वायर उतार दो बराबर बराबर क्यू आर का स्क्वायर। क्या क्यू आर का मान पता है? क्यू आर भुजा लंब वाला भुजा नहीं पता है, तो क्यू आर उतार दो। जिसका जिसका मान नहीं पता है उसको उतार दो प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू का मान कितना दिया है? 5। तो 5 का क्या कर दो? स्क्वायर। यहाँ पी क्यू का मान पता है 5, तो 5 का स्क्वायर। यहाँ देखें क्यू आर के स्क्वायर को इधर लाओ, क्यू आर के स्क्वायर को, ये राइट में है तो इसको लेफ्ट में लाओ। तो यहाँ हो जाएगा पी आर का स्क्वायर लिखा है पहले से, और यहाँ देखो प्लस क्यू आर का स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस क्यू आर का स्क्वायर, माइनस क्यू आर का स्क्वायर होगा, और बराबर प्लस 5 का स्क्वायर। तो प्लस 5 का स्क्वायर माने 5 25, प्लस 5 का स्क्वायर माने 5 प्लस 5 के स्क्वायर माने 5 यहाँ देखो या यहाँ फार्मूला लगाओ। कौन सा फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, देखें क्या फार्मूला पढ़े हैं, ये फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। तो पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाओ। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ये का मान है पी आर प्लस बी, बी का मान है क्यू आर। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो पी आर, देखिए पी आर और माइनस क्या हो जाएगा क्यू आर, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी और बराबर 55 25, तो 25 ऐसे लिखा है, लिख दो। ये कहाँ से लिखे हैं, तो बगल में जरूर लिख दो, बगल में जरूर लिखो क्या, कि चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ये प्लस बी एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी से, ये फार्मूला से लगाया गया है। अब समीकरण नंबर 1 को देखो। समीकरण नंबर 1 दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो पी आर प्लस क्यू आर के जगह पे हम लिख देंगे 25। देखो इसका दोनों का योग, पी आर प्लस क्यू आर दोनों का योग कितना दिया है, दोनों का योग दिया है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ 25 सेंटीमीटर इंटू इंटू लगा है, यहाँ पर छिपा है, ये हो गया पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर और बराबर यहाँ क्या दिया है 25। कहाँ से ये मान रखे हैं, तो बगल में लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से, ये मान रखा गया समीकरण नंबर 1 से। तो क्या बना, पी आर प्लस क्यू आर के स्थान पे 25 समीकरण नंबर 1 से और गुणे पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। 25 को 25 के पास ले जाओ, तो 25 का यहाँ गुणा है, 25 उधर जाएगा तो ये बटे में चला जाएगा। तो यह क्या बनेगा, देखिए पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 और ये 25 जब इधर जाएगा तो इसके बटे में चला जाएगा, 25 बटा 25, 25 से 25 कट जाएगा, तो पी आर माइनस क्यू आर और बराबर 25 से 25 काटेंगे एक आएगा, एक 25 से 25 काटेंगे एक आएगा और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। 25 को उधर लेकर गए हैं तो 25 बटा 25, 25 से 25 कटेगा 1 बचेगा, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। ये समीकरण नंबर 1 इसको माने हैं, समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 2 के नीचे समीकरण 1 को लिखो। तो समीकरण 1 क्या है, पी आर और प्लस क्या है क्यू आर और बराबर कितना दिया है 25। ये समीकरण नंबर क्या है 1, ये क्या है समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 के नीचे समीकरण 1 लिख देना। अब आपको पता है दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग पढ़े हैं, अभी मैं नहीं पढ़ाया हूँ, पढ़ाएंगे। उसमें दो समीकरण को कैसे हल करते हैं, तो 4 विधियां हैं। पहला विधि क्या है, सारणी विधि। दूसरा विधि क्या है, विलोपन विधि। तीसरा विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि। और चौथा विधि क्या है, बजीगुणनखंड विधि। तो इन दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो ऐसे लाइन खींचना और इन दोनों समीकरण को जोड़ देना, जोड़। तो यहाँ पर लिखना, जोड़ने पर इन दोनों समीकरण को जोड़ दो। विलोपन विधि लगा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो चलो जोड़ा जाए। तो पी आर में जब पी आर जोड़ेंगे तो पी आर और पी आर मिलकर के 2 पी आर हो जाएगा। यहाँ 2 बार पी आर है, देखो पी आर में जब पी आर जोड़ेंगे तो 2 पी आर, माइनस क्यू आर और प्लस क्यू आर कट जाएगा, माइनस क्यू आर से प्लस क्यू आर कट जाएगा और बराबर 25 में 1 जोड़ेंगे 26, 25 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 26। 2 को उधर ले जाओ, तो जब 2 उधर जाएगा तो पी आर बराबर हो जाएगा 26 और 2 उधर ले जाएंगे तो बटे 2 हो जाएगा, 2 उधर ले जाएंगे तो बटे 2 हो जाएगा। या बनेगा क्या,
पी आर बराबर, इसको काट दो तो 26 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 13। 26 में 2 से भाग देंगे 13, तो पी आर का मान कितना निकल गया 13। अब पी आर देखो चित्र में कहाँ है, तो पी आर यानी कर्ण, तो कर्ण का मान कितना निकल गया 13। कर्ण का मान कितना निकल गया, तो पी आर, यही पी आर है, तो कर्ण का मान कितना निकल गया 13, पी आर के मान 13। अब देखो आधार 5 है, कर्ण 13 है, अब लंब के मान निकालो, तो इस पी आर का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो और चाहे समीकरण 2 में रख दो, तो यहाँ लिखेंगे कि पी आर का मान कहीं रख दो किसी भी समीकरण में, पी आर का मान समीकरण मैं 1 में रख रहा हूँ, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर पी आर का मान समीकरण 1 में रखो, तो समीकरण 1 क्या दिया है, पी आर और प्लस क्यू आर उतार रहे हैं, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। अब इसी समीकरण में जो है पी आर का मान रखो, तो या देखिए या पी आर, तो पी आर का मान कितना दिया है 13, प्लस क्यू आर नहीं पता है निकालना है, तो बराबर यहाँ क्या लिखेंगे 25। 13 को उधर ले जाओ, तो यहाँ प्लस 13 है, उधर जाएगा तो माइनस 13 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 25, प्लस 13 उधर जाएगा माइनस 13, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 में से 13 निकालो तो 12 आ जाएगा, तो क्यू आर का मान कितना निकल गया 12। अब चित्र में जो है क्यू आर माने लंब, तो लंब का मान यहाँ बराबर कितना आ गया 12। क्यू आर के मान 12, ये सेंटीमीटर में है, तो यहाँ सेंटीमीटर में लिख देंगे, सेंटीमीटर में, तो क्यू आर का मान कितना निकल गया, यहाँ ये 13 सेंटीमीटर आ गया और ये क्या सेंटीमीटर आ गया 12 सेंटीमीटर, तो क्यू आर का मान हो गया 12 सेंटीमीटर। अब हमें जो निकालना है उसका मान निकालो, जो ज्ञात करना है अब वो निकाल लो, तो क्या ज्ञात करना है, देखो ज्ञात करना है साइन पी, तो साइन का फार्मूला लगाओ, तो साइन पी, तो साइन पी बराबर फार्मूला हो जाएगा, पढ़े हैं साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर फार्मूला पढ़े हो लंब बटे कर्ण, तो साइन पी बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, साइन पी बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो साइन पी ऐसे लिखा है, लिख दो पी के लिए लंब, यानी साइन के साथ में कोण पी है, एंगल पी है, तो पी के लिए लंब कोण है क्यू आर, साइन पी बराबर है, साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन पी, तो कोण पी के लिए लंब कोण है क्यू आर, तो यहाँ लिखेंगे लंब की जगह पे क्यू आर, और बटे कर्ण, तो कर्ण हमेशा फिक्स होता है, 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, तो कर्ण का मान क्या है पी आर, कर्ण का मान है पी आर, तो साइन पी बराबर हो जाएगा क्यू आर, तो क्यू आर का मान कितना दिया है 12, क्यू आर का मान 12, क्यू आर माने लंब, साइन पी जो कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, तो क्यू आर का मान 12 बटे कर्ण पी आर, तो पी आर का मान कितना है 13, तो 12 बटे कितना आ गया 13, तो साइन पी का मान निकल गया 12 बटे 13, एक आंसर ही मिल गया। अब कास पी निकालो, कास पी, तो कॉस थीटा का फार्मूला लगाओ, कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ये सूत्र है कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो कॉस पी बराबर आधार बटे कर्ण। अब कॉस पी ऐसे लिखा है, लिख दो पी के लिए आधार, तो पी के लिए आधार देखो कौन है, जो कोण लेते हैं उसके सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, तो क्यू आर लंब हो गया, पी आर कर्ण हो गया, तो पी क्यू क्या है आधार, तो आधार हो जाएगा पी क्यू बटे कर्ण क्या है पी आर, कर्ण फिक्स है, 90 के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, मान रख दो, तो कॉस पी बराबर हो जाएगा, कॉस पी बराबर पी क्यू, तो पी क्यू के मान कितना है 5,
पी क्यू का मान 5 है बटे क्यू आर, पी क्यू का मान 5 बटे पी आर, पी आर तो पी आर माने कर्ण, 90 के सामने वाले भुजा को कर्ण, पी आर का मान कितना है 13, तो cos p का मान निकल गया 5 बटे 13, cos p का मान निकल गया 5 बटे 13। अब निकालना है tan p, तो tan थीटा का फार्मूला लगाओ, तो tan थीटा बराबर क्या फार्मूला पड़े हो, लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर फार्मूला पड़े हो लंब बटे आधार, तो tan p लिखा है लिख दो, कोण बदलने से फार्मूले में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो tan p बराबर लंब, p के लिए लंब, तो p के लिए लंब है, देखो सीधे से आओ, p के लिए लंब है क्यू आर, तो लंब हो जाएगा क्यू आर, और बटे आधार, आधार क्या है पी क्यू, आधार है पी क्यू, तो आधार की जगह पे हो जाएगा पी क्यू। अब मान रखो, तो tan p बराबर क्यू आर, तो क्यू आर का मान कितना है 12, क्यू आर का मान है 12 बटे, क्यू आर का मान 12 बटे पी क्यू, पी क्यू का मान कितना है 5, तो tan p का मान निकल गया 12 बटे 5, और ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले जो है सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। अगले सवाल में, अगले सवाल में देखते हैं कि अगला सवाल जो है क्या है ना। अगला सवाल, तो अगले सवाल में जो है ये देखते हैं, चलिए अगले सवाल में वैसे मैं केवल बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11, 11 में सत्य और असत्य बताना है। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, वैसे मैं बता देता हूँ, सत्य और असत्य बताना है। सत्य और असत्य कथन बताइए। पहला दिया है, कह रहा tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो मैं बता दूं tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, ये असत्य है। tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, ये असत्य है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि tan 45 अंश का मान आपने क्या पढ़ा है, tan 45 अंश का मान होता है 1। अब बताओ tan 45 का मान जब 1 हो गया, तो हमेशा कैसे tan के किसी भी मान के लिए जो है tan का मान 1 से कम आएगा, ये गलत कह रहा है ना। तो tan 45 का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता है, 1 के बराबर भी होता है, जैसे tan 45 अंश का मान क्या होता है 1, इसीलिए पहला ऑप्शन क्या है असत्य। दूसरा है कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, कह रहा कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर क्या दिया है 12/5, तो ये सत्य है, ये जो है सत्य है। कोई कोण है तो उसके लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है, तो ये क्या है सत्य है। अगला है cos a कोण a के कोसेंट के लिए परित्य एक संक्षिप्त रूप है, ये असत्य है, ये संक्षिप्त रूप इसका नहीं है, ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। चौथा देखें क्या दिया है, चौथा में दिया है cot a, cot और ये का गुणनफल होता है, cot और ये का गुणनफल होता है, तो एकदम से गलत है, ये भी क्या है असत्य है। कभी भी इधर देखो, कभी भी काट, देखो काट हमने लिखा ए, तो कभी भी इतना ध्यान रखना कॉट और ये के बीच में यहाँ गुणा का साइन नहीं होता है, जबकि सवाल में कह रहा है कि कॉट और ये के बीच में गुणनफल होता है, माने गुणा होता है, तो यहाँ गुणा नहीं होता है, इसलिए ये क्या है असत्य है। अगला देखें क्या है, अगला क्या कह रहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होता है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4 होता है। अब आप ही लोग बताएं कि कोई भी कोण आप ले लो,
किसी भी तरह किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए जो है साइन थीटा का मान कितना होता है, 4/3 होता है। ये आपसे सवाल में कह रहा है, ये आपसे सवाल में क्या कह रहा है। तो बताइए कोई भी कोण लोगे तो कैसे माना जाएगा कि कोण जो लोगे उसका मान हमेशा 4/3 होगा, यानी साइन थीटा का मान 4/3 ये हमेशा के लिए नहीं होता है, तो ये क्या है, असत्य। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे क्या कि पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, दूसरा क्या है, सत्य है, और तीसरा क्या है, असत्य है, चौथा क्या है, चौथा भी असत्य है, और पांचवा भी क्या है, असत्य है। तो इस तरह से आपके ये प्रश्नावली 8.1 आज इस वीडियो में हमने समाप्त कर दिया। अब हम लोग अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली 8.1 कक्षा 10 विषय गणित त्रिकोणमिति का ये जो है प्रश्नावली आज समाप्त हो गया। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल में, अगला एक्सरसाइज देखेंगे और अगले एक्सरसाइज में देखेंगे क्या बनेगा। आइए अगले प्रश्नावली की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये प्रश्नावली 8.2 है, कक्षा 10 विषय गणित त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्नावली 8.2 में देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित के मान निकालिए। मान ज्ञात करना है। आप लोगों को ये भी याद दिला दें कि 0 अंश से लेकर के 90 अंश तक सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आपको याद होना चाहिए बाबू। अगर याद नहीं है तो बुक में पीछे जो है मान दिया हुआ है, इस एक्सरसाइज के पीछे पेज में 0 अंश से लेकर के 90 अंश तक का मान दिया हुआ है, तो उसको याद कर लेना। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 3 सीधा और 3 उल्टा। तो साइन कॉस टेन का याद कर लेना और उसी को पलट देना, तो कोसेक सेक और कॉट का मान मिल जाएगा। पीछे दिया हुआ है, थोड़ा समय कम है इसीलिए जो है वो चार्ट हम बनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन यह आप लोग याद कर लेना। देखिए यहाँ सवाल कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालो, मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो साइन 60 अंश इंटू कोस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कोस 60 अंश, इसी का मान ज्ञात करना है। इसी का क्या ज्ञात करना है, मान। तो अब देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें कुछ करना नहीं है। यदि आपको मान नहीं याद है तो इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। 0 अंश से लेकर के 90 अंश तक छहियों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान याद होना चाहिए। और इस एक्सरसाइज से बोर्ड परीक्षा में एक ना एक सवाल जरूर बनता है। एक ना एक सवाल चाहे ऑब्जेक्टिव से आए चाहे सब्जेक्टिव से आए, एक ना एक सवाल आपको जरूर मिलेगा। तो मैं यही कह रहा हूं कि 0 अंश से लेकर के 90 अंश तक 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान याद कर लीजिए। चलिए अब सीधा इसमें कुछ करना नहीं है, जो यहाँ मान दिया हुआ है उसी का मान रखते चले जाओ। जैसे पहले क्या दिया है, साइन 60 अंश, तो साइन 60 अंश का मान हम लोग याद किए हैं, करड़ी में 3/2 होता है, पीछे दिया है। इस एक्सरसाइज के पीछे जो है 0 अंश से लेकर 90 अंश तक छहियों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हुआ है, साइन 60 अंश। तो साइन 60 अंश का मान हम लोग याद किए हैं बाबू। साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2। अब ये कहीं जो है इसमें हम जो है बाहर से मान नहीं लिख रहे हैं, ये किताब में दिया हुआ है ना, याद कर लेना। साइन 60 अंश का मान करड़ी, सबका मान रख दो, बहुत ये आसान एक्सरसाइज है। एक सवाल जरूर आता है बोर्ड परीक्षा में, यहाँ गुणे छिपा है, गुणे लगाओ ऐसे। कॉस 30 अंश का मान, कॉस 30 अंश का मान भी इतने होता है, करड़ी 3/2। प्लस है, प्लस लगाओ। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है, याद कर लेना। साइन 30 अंश का मान 1/2 गुणे कॉस 60 अंश का मान,
तो जो साइन 30 अंश का मान होता है वही काश 60 अंश का मान होता है 1/2। आसान एक्सरसाइज है। मान अगर आपको पता है तो ये सारे एक्सरसाइज में सारे सवाल आप सॉल्व कर ले जाएंगे। मान आपको याद होना चाहिए। अंश में अंश का गुणा, हर में हर का गुणा, गुणा करो। कर्डिन 3 गुणे कर्डिन 3 3 होता है। कर्डिन 3 गुणे कर्डिन 3 3 होता है। कर्डिन में 5 गुणे कर्डिन 5 5 होता है। कर्डिन 6 गुणे कर्डिन 6 6 होता है। कर्डिन में x गुणे कर्डिन x x होता है ना। तो कर्डिन 3 गुणे ऊपर का गुणा ऊपर में, नीचे का गुणा नीचे में। कर्डिन 3 गुणे कर्डिन 3 3 होता है। 2 दूना कितना हो जाएगा 4। 2 का पहाड़ा 2 बार 2 दूना 4 प्लस अंश में अंश का गुणा, हर में हर का गुणा, एक करने में एक, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। 2 दूना कितना हो जाएगा 4। दोनों का हर बराबर है। इसके हर में 4 है, इसके हर में 4 है, तो हर बराबर है तो लघुत्तम ले लो। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा 4। हर बराबर होता है तो एलसीएम एक बार नीचे लिखते हैं। इसके अंश को उतारो तो इसके अंश में क्या है 3, और प्लस इसके अंश को उतारो तो इसके अंश में क्या है 1। अब जोड़ लो, 3 और 1 4, और नीचे क्या है 4। किसी भी संख्या में उसी संख्या से अगर भाग दें तो भागफल 1 आता है, 0 को छोड़कर। तो 4/4 है, तो 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यही आपके क्या है आंसर है। तो पहला सवाल का जो आंसर आएगा 1 आएगा। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है 2 tan स्क्वायर 45 अंश, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश, कास स्क्वायर 30 अंश, और माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। इसी का मान बताना है। कैसे बताएंगे? चलिए मान रखिए सबका। 2 लिखा है लिख दो, गुणे बीच में छिपा है गुणे लगाओ। 2 लिखा है लिख दो, बीच में गुणे लगा है, गुणे छिपा है गुणे लगाओ। tan स्क्वायर 45 अंश, तो tan 45 का मान 1 होता है। tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा दो, प्लस है आगे प्लस लगाओ। cos 30 अंश, तो cos 30 अंश का मान हम लोग पढ़े हैं कर्डिन 3/2। cos 30 अंश का मान कर्डिन 3/2, लेकिन स्क्वायर है तो पूरे पर स्क्वायर लगा देना, ये पूरे पर स्क्वायर रहेगा। cos 30 का मान कर्डिन 3/2 पूरे का स्क्वायर, माइनस साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का मान होता है कर्डिन 3/2। साइन 60 अंश का मान होता है कर्डिन में 3/2, साइन 60 का मान कर्डिन 3/2। स्क्वायर लगा है तो पूरे का स्क्वायर लगा देना, स्क्वायर लगा है तो पूरे का स्क्वायर लगा देना, बराबर स्क्वायर लगा है तो पूरे का स्क्वायर लगा देना। आगे देखिए क्या होगा। अब यहीं से ये समाप्त हो जाएगा। देखो, प्लस कर्डिन 3/2 के स्क्वायर से माइनस कर्डिन 3/2 का स्क्वायर कट जाएगा, प्लस वही चीज माइनस वही चीज ये कट जाएगा। तो जब कट गया तो बचा क्या, 2 बचा, गुणे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और 2 एकन्ने में 2। तो इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। तो इस तरह से दूसरा सवाल भी हम लोग कर ले गए। इसमें आपको मान बहुत जरूरी है याद करना। tan 45 का मान 1, cos 30 का मान कर्डिन 3/2, साइन 60 अंश का मान कर्डिन 3/2। चलिए अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कह रहा है cos 45 अंश, cos 45 अंश बटे sec 30 अंश, cos 45 अंश बटे sec 30 अंश, और प्लस दिया है कोसेक 30 अंश, प्लस दिया है कोसेक 30 अंश। इसका मान निकालना है। तो क्या करना है, सबका मान अगर पता है तो सभी का मान इसी में रख दो, जोड़ लो घटा लो, है ना। ये चैप्टर आसान होता है और इम्पोर्टेंट भी है, 1 नंबर का सवाल आता है। देखिए बराबर मान रखो। अब मुझे मान याद है, आप भी याद कर लीजिए, पिछले वाले जो है एक्सरसाइज के पीछे दिया है। cos 45 अंश का मान 1 कर्डी में 2 होता है। cos 45 अंश का मान वही होता है जो साइन 45 का मान होता है। cos 45 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2। sec 30 अंश, अब देखो sec 30 अंश आ गया, तो sec 30 अंश का मतलब
काश 30 का मान अगर पता है तो उसी को पलट दो। तो काश 30 अंश का मान कर्डिन 3/2 होता है। काश 30 अंश का मान कर्डिन 3/2 होता है। तो सेक 30 अंश का मान 2/कर्डिन 3 हो जाएगा। तो सेक 30 का मान हो गया 2/कर्डिन 3। प्लस है प्लस लगाओ, प्लस लगा है प्लस लगाओ। कोसेक 30 अंश, कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 30 अंश का मान 1/2। तो कोसेक 30 अंश का मान 2/1, पलट दो 2/1। केवल तीनों त्रिकोणमितीय का मान याद कर लो, साइन का स्टैन का, उसी को पलट देंगे तो तीन और याद हो जाएंगे। बराबर हो गया, देखो 1/√2 ऐसे लिखा है, लिख दो और बटा। देखिए इन दोनों का पहले एलसीएम लो। तो जब हर अलग अलग होता है तो कई बार बताए हैं एलसीएम मल्टीपल के रूप में होता है। कर्डिन 3 एक अन्यम कर्डिन 3, एलसीएम कर्डिन 3 आ गया। इसका गुणा इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 2 एक अन्यम 2 और प्लस 2 का गुणा कर्डिन 3 में, तो 2 गुणे कर्डिन 3 2 कर्डिन 3, 2 गुणे कर्डिन 3 2 कर्डिन 3। दो पद है ब्रैकेट में कर दो, दो पद है ब्रैकेट में। देखो अंश बटे हर, अंश बटे हर, जब ऐसा कंडीशन मिले तो सबसे नीचे का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर में, बाहर का गुणा बाहर में, अंदर का गुणा अंदर में। ऐसे सबसे, जब दोनों का बटा कंप्लीट हो, फ्रैक्शन कंप्लीट हो, तो सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर में, अंदर का गुणा में। कर्डिन 3 एक अन्यम कर्डिन 3, कर्डिन 3 का गुणा 1 में होगा। तो कर्डिन 3 एक अन्यम कर्डिन 3 बटे, कर्डिन 3 एक अन्यम कर्डिन 3 बटे, कर्डिन 2 का गुणा इसमें होगा। तो कर्डिन में 2 गुणे, कर्डिन में 2 का गुणा इन दोनों में होगा। तो पहले इस रूप में लिखो, कर्डिन 2 गुणे, अंदर क्या है 2 प्लस 2 कर्डिन 3, 2 प्लस 2 कर्डिन 3, 2 प्लस 2 कर्डिन 3, 2 प्लस 2 कर्डिन 3। आगे देखो क्या हो जाएगा, आगे क्या बन जाएगा। ये या तो यही आंसर ऐसे लिख दो, या तो यही आंसर लिख दो, और या तो थोड़ा और हल कर लो। तो कर्डिन 3 बटे, कर्डिन 3 बटे, यहाँ कर्डिन 2 है लिख दो, यहाँ कर्डिन 2 लिखा है लिख दो, ध्यान देना यहाँ कर्डिन 2 लिखा है लिख दो, गुणे छिपा है कोष्टक, यहाँ 2 लिखा है। तो 2 को हम कह सकते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 2 होता है, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 3 होता है। आगे प्लस, यहाँ भी 2 है तो इसको भी 2 बार लिखो, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, और यहाँ पहले से क्या दिया है करड़ी में 3, पहले से क्या दिया है करड़ी में 3। आंसर यही लिख दोगे तो गलत नहीं है, सही है। थोड़ा इसको सरल कर रहे हैं, करड़ी में 3 बटे, यहाँ भी कर्डिन 2, यहाँ भी कर्डिन 2, यहाँ भी कर्डिन 2, यहाँ भी कर्डिन 2। तो कर्डिन 2 तो पहले से बाहर है, कर्डिन 2 पहले से बाहर है, कर्डिन 2 गुणे कर्डिन 2, कर्डिन 2 गुणे कर्डिन 2, ये सब बाहर चला आएगा, कॉमन है। तो कर्डिन 2 गुणे कर्डिन 2 बाहर हो गया, कर्डिन 2 कर्डिन 2 कर्डिन 2 कर्डिन 2 कट गया तो 1 आ गया, प्लस कर्डिन 2 कर्डिन 2 कर्डिन 2 कर्डिन 2 कट गया तो क्या आ गया करड़ी में 3, ये आ गया। अब बराबर यहाँ आएगा क्या, ऊपर तो करड़ी में 3 है, ऊपर में करड़ी 3 है। देखो करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, अगर इन दोनों का गुणा करें तो करड़ी 2 गुणे करड़ी 2 2 आएगा, और 2, और यहाँ क्या बचा करड़ी में 2, 2 करड़ी में 2, यहाँ आ गया ब्रैकेट में 1 प्लस करड़ी में 3, 1 प्लस करड़ी में 3, 1 प्लस करड़ी में 3। अब अगर आप चाहें तो 1 प्लस कर्डिन 3 का कांजुगेट कर सकते हो, 1 प्लस कर्डिन 3 का कांजुगेट कर सकते हो, तो कर दो बाबू। तो कर्डिन 3 ऐसे लिखा है लिख दो, बटे 2 करड़ी में 2, 2 करड़ी में 2, यहाँ चाहे को हो कर्डिन 1 प्लस कर्डिन 3, और चाहे को हो कर्डिन 3 प्लस 1, ऐसे भी इसको कह सकते हैं, चाहे 1 प्लस कर्डिन 3 को हो, चाहे कर्डिन 3 प्लस 1। अब इसी का कांजुगेट करो, तो कांजुगेट का मतलब क्या होता है, संयुग्मी, केवल चिन्ह बदल देते हैं, अंश हर में गुणा कर देते हैं। तो कर्डिन 3 प्लस 1 का कांजुगेट कर्डिन 3 माइनस 1, चिन्ह बदल दो और इसी चीज को नीचे उतार लो, कर्डिन 3 माइनस 1।
यहाँ लिख देना कि हर का संयुग्मी करने पर, हर का संयुग्मी करने पर, हर का संयुग्मी करने पर, हर का संयुग्मी कर दो तो क्या आ गया देखो, करड़ी में 3 कोष्टक में करड़ी 3 -1 बटा 2 करड़ी में 2, 2 करड़ी में 2, यहाँ फार्मूला लगाओ। कौन सा फार्मूला देखो, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो करड़ी 3 का जब स्क्वायर करेंगे, बड़ा कोष्टक लगा दो यहाँ, करड़ी 3 का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, तो करड़ी 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। अब आगे और बढ़ जाओ, करड़ी में 3 ब्रैकेट में क्या लिखे हो, करड़ी में 3 -1 ऐसे उतार दो, यहाँ 2 करड़ी 2 ऐसे लिखा है, लिख दो बड़ा कोष्टक, करड़ी 3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, करड़ी 3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, घटा लो बाबू, तो ये आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करो, करड़ी 3 गुणे करड़ी 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस करड़ी 3 एक अन्यम करड़ी 3, तो 3 माइनस करड़ी 3 ऊपर आ गया, गुणा कर लिए, करड़ी 3 गुणे करड़ी 3 3 माइनस करड़ी 3 एक अन्यम करड़ी 3, दो ही देखो, 3 में से 1 घटेगा 2, 2 दूना 4, तो 4 करड़ी में 2, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आंसर हम लगा सकते हैं, कई आंसर हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस करड़ी 3 बटे 4 करड़ी में 2, ये आपका उत्तर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। तो फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप चाहें तो इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसी करड़ी 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। अगर आपके एक्सरसाइज का जो आंसर शीट पीछे दिया है मैच नहीं कर रहा है, तो इसी करड़ी 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। आप ये आंसर लिखो या इसी में थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा दो, तो इसी करड़ी 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो 3 करड़ी 2, 3 माइनस करड़ी 3, और ऊपर करड़ी 2 का गुणा कर दो और नीचे करड़ी 2 का गुणा कर दो, तो 4 करड़ी 2 पहले से है करड़ी 2 से ऊपर, यानी ऊपर नीचे करड़ी 2 से गुणा किए हैं। 3 का गुणा करड़ी 2 में करोगे, देखो 3 का गुणा करड़ी 2 में करोगे तो 3 करड़ी 2 हो जाएगा, माइनस करड़ी 3 करड़ी 2 का गुणा करोगे तो करड़ी में 3 दूना 6 हो जाएगा, बटे करड़ी 2 गुणे करड़ी 2 2, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, वो भी आंसर सही है, दोनों आंसर सही हैं। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।